नमस्कार, जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं हूं आपके साथ पूजा और आपका स्वागत करती हूं आदिनाथ टीवी चैनल के विशेष कार्यक्रम हेल्दी यंगिस्तान में। दर्शकों, इस कार्यक्रम के जरिए जैसे हमारी कोशिश रहती है कि हम आप तक हर बीमारी के बारे में हर जानकारी, हर डॉक्टर की सलाह आप तक पहुंचाते रहें, जिससे आपके शरीर में जो बीमारियां पनप रही हैं आप उसके बारे में जान सके, साथ ही उनके लक्षण के बारे में जान सके। तो आज हम बात करेंगे दर्द के बारे में, क्योंकि आपने भी देखा होगा कि अक्सर शरीर में जो दर्द है वो होते रहते हैं, चाहे ये दर्द आपके गर्दन में हो, आपके सर में हो या आपके शरीर के किसी भी अंग में हो, लेकिन ये दर्द आपके शरीर में होता है। और देखा गया है कि ना सिर्फ जैसे पहले बुढ़ापे में दर्द होता था, आजकल यंग जनरेशन में भी देखा गया है कि दर्द होता है। और अगर देखा जाए तो हर बीमारी में दर्द होता है। तो आखिर ये दर्द किस वजह से होता है और इससे आप निदान कैसे पा सकते हैं, आज हम इसके बारे में बात करेंगे। तो इसके बारे में हमसे बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर नीरज जैन, जो कि सीनियर कंसल्टेंट स्पाइन एंड पेन स्पेशलिस्ट है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आदिनाथ टीवी चैनल में। थैंक यू, नमस्कार एंड जय जिनेंद्र टू ऑल ऑडियंस। तो हम बात करें सबसे पहले तो हम पेन मैनेजमेंट के बारे में बात करते हैं। तो अगर देखा जाए तो क्या है ये पेन मैनेजमेंट? देखो, ऐसा देखा गया है कि हॉस्पिटल में जितने पेशेंट्स इमरजेंसीज में आते हैं उनमें 50% पेशेंट्स को जो प्राइमरी सिम्टम है वो पेन का है, दर्द है उनको। वो अलग बात है कि वो अलग अलग डिपार्टमेंट में चले जाते हैं, कुछ गेस्ट्रो में, कुछ ऑर्थो में, कुछ मेडिसिन में, कुछ न्यूरो में चले जाते हैं। पर प्राइमरी सिम्टम पेन कॉमन सिम्टम है आफ्टर कॉमन कोल्ड, उसके बाद पेन सबसे कॉमन है। और क्या रहता है कि कई बार ऐसा है पेन ये सब डिपार्टमेंट्स में वेल टेकन केयर हो जाता है, ट्रीटमेंट अच्छा मिल जाता है। पर कुछ पेन ऐसे होते हैं जो बहुत क्रॉनिक हो जाते हैं। जैसे ये देखा गया है कि कोई अगर पेन है, अगर वो 4 हफ्ते से ऊपर उसका ट्रीटमेंट हो गया और उसका इलाज प्रॉपर नहीं हो पाया, इसको हम क्रॉनिक पेन, सब एक्यूट पेन में कन्वर्ट हो जाता है। एक्यूट पेन कहा गया है कि एक अच्छा दर्द होता है। जैसे किसी को कोई चीज चोट लगी तो उसको दर्द हुआ, या आप कहीं चल रहे हैं आपके पैर नीचे कांटा आ गया, कुछ चुभा तो दर्द हुआ। तो ये नेचर ने एक डिफेंस मैकेनिज्म बनाया है पेन आपको गाइड करने के लिए, डिफेंस के लिए। बट वही पेन अगर ट्रीटमेंट होने के बाद भी 4 हफ्ते के बाद भी बॉडी में रहता है तो वो सब एक्यूट पेन में कन्वर्ट हो जाता है। और वही अगर जैसे ऑपरेशन के बाद लोगों को दर्द होता है, एक्सपेक्टेड है, नॉर्मल है, डिफेंस मैकेनिज्म है। और वही पेन अगर कंटिन्यूड रहता है 2 महीने के बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने के बाद, तो क्रॉनिक पेन में कन्वर्ट हो जाता है। तो कुछ पेन ऐसे देखे गए हैं कि उनकी टेंडेंसी होती है कि वो एक्यूट से क्रॉनिक में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो हम हमेशा कोशिश ये करते हैं इसको हम प्रिवेंट करें, रोकें, होने ना दे, क्रॉनिफाई ना होने दे। क्योंकि ये देखा गया है जो एक्यूट पेन है वो जैसे उंगली में एक दर्द है तो स्पाइनल कॉर्ड में भी एक है और ब्रेन में भी एक है। अगर उसको 1 महीने से ऊपर निकल गया तो उंगली में एक दर्द है, स्पाइनल कॉर्ड में 10 और ब्रेन में 10 हो जाता है। और वही चीज अगर हम 3 महीने से ऊपर निकल जाए तो देखा गया उंगली में एक पेन है ओरिजिनली, स्पाइनल कॉर्ड में 10 है और ब्रेन में 100 हो जाता है। तो इसको एम्प्लीफिकेशन ऑफ पेन बोला जाता है, मैग्निफिकेशन ऑफ पेन बोला जाता है। वो क्रॉनिक पेन इज ए मैग्निफाइड पेन इन द ब्रेन। वो एक लाउड स्पीकर की तरह होता है, वो ब्रेन को अफेक्ट करता है। तो ये देखा गया है जो नॉर्मल पेन सब्जेक्ट्स हैं, लोग हैं जो, और जो क्रॉनिक पेन पेशेंट्स हैं, उनके ब्रेन के स्ट्रक्चर, उनके केमिकल स्ट्रक्चर्स, उनके न्यूरॉन सब डिफरेंट हो जाते हैं, न्यूरोप्लास्टिसिटी बोला जाता है, वो सब चेंजेस हो जाते हैं। उनको हमें कोशिश करना है कि उस स्टेज में नहीं जाने देना कि क्रॉनिक हो जाए, उसको हम जल्दी जल्दी पकड़ के रिवर्स करें। और ये हमारी ड्यूटी है कि एक्यूट पेन को हमको ज्यादा बढ़ने ना दें, रोकें, रोकथाम करें और रिवर्स करें जितना जल्दी उसके रिवर्स के सबसे पहले प्रिवेंट करें। अगर हो गया तो उसको रोकथाम करें, डिले ना करें। जैसे हम लोगों की नॉर्मल आदत होती है इंडियन सब सिनेरियो में कि दर्द को बर्दाश्त करो, दर्द को बर्दाश्त करो, ये इससे कर्स है। और ऐसे में एक सवाल ये भी बनता है कि अक्सर देखा गया है कि लोगों को सर में दर्द हुआ या कहीं भी शरीर में अगर छोटा मोटा दर्द हुआ, जैसे कि पैर में दर्द हो गया, तो लोग अक्सर जो है खुद ही पेन किलर ले लेते हैं, खुद ही डॉक्टर बन जाते हैं। तो क्या लोगों को खुद पेन किलर लेनी चाहिए? बहुत अच्छा सवाल पूछा, मैं बहुत खुश हूँ आपने सवाल पूछ के हमसे थोड़ी सी इस चीज को कॉन्सेप्ट किया, लोगों को रियलाइज कराने की कोशिश की। ये देखा गया है कि जैसे ही पेन हुआ, लोगों को सिंपल होता है पेन है तो पेन किलर लेना है, और वो क्या करते हैं सीधा केमिस्ट के पास जाते हैं और पेन किलर ले लेते हैं। इसमें क्या परेशानी है कि कुछ एक्यूट पेन के लिए तो कुछ हद तक ठीक है कि आपने पेन किलर लिया, 1-2-3 दिन तक पेन किलर लिया, दर्द ठीक हो गया, बात खत्म हुई। जैसे चोट लग गई किसी को हल्की सी, तो वहां तक ठीक है। पर वहां भी देखा गया है कि जब तक आप डॉक्टर की एडवाइस की बिना ले रहे हैं तो वहां भी आप रिस्क में हैं। पर ऐसा देखा गया कि लोगों की नॉर्मल टेंडेंसी होती है कि पेन किलर है, उसमें कोई सेफ पेन किलर है, तो आप जैसे क्रोसिन है वो सेफर साइड में है तो आप वो ले सकते हैं। अगर कुछ पेन किलर अनसेफ है, जैसे डाइक्लोफेनेक है, वो थोड़ा अनसेफ है, या और हायर पेन किलर है, NSAIDs बोलते हैं, वो नुकसान देते हैं।
तो ये देखा गया है कि अगर आपने एक टाइम से ज्यादा वो पेन किलर ले लिए, डॉक्टर भी एडवाइस करते हैं, हम भी एडवाइस करते हैं पेशेंट को, आर्थराइटिस है, लॉन्ग टर्म पेन किलर चल रहे हैं, तो हम उनको अंडर कवर ऑफ टेस्टिंग किया जाता है, किडनी टेस्ट किए जाते हैं और हम देखते हैं कि उसको एसिडिटी तो नहीं है। और जब भी पेन किलर दिया जाता है तो उसके लिए एसिडिटी की मेडिसिन पहले देते हैं, क्योंकि देखा गया है कि अगर पेन किलर विदाउट डॉक्टर एडवाइस ले रहे हैं, अनकंट्रोल ले रहे हैं, एक्सेसिव डोज में ले रहे हैं, तो आपको पेन भी तो रिलीफ हो रहा है, पर गैस्ट्रिक अल्सर हो गए लोगों को तो मैसिव ब्लीडिंग हो जाती है, कई बार इवन डेथ भी हो जाती है, देखा गया है। और उससे बड़ी जो प्रॉब्लम है पेन किलर क्रॉनिक सेल्फ मेडिकेशन की, वो ये देखा गया है कि किडनी के ऊपर बहुत ज्यादा लोड पड़ सकता है, किडनी डैमेज हो सकती है। और डायलिसिस यूनिट में अगर आप जाएंगे तो आधे पेशेंट जो है उनमें से एनालिसिस नेफ्रोपैथी से हैं, उनके साथ अगर डायबिटीज है तो वो रिस्क और डबल हो जाता है उन लोगों में। तो ये देखा गया है कि जब ये पेन किलर अपने आप अनकंट्रोल वे में ले रहे हैं, आपने एडवाइस तो एक हफ्ते के लिए किया है, 3 दिन के लिए किया, पेशेंट 1 महीने के बाद आया, डॉक्टर साहब मैंने 1 महीना दवाई ले ली, अब आपको वरी शुरू हो जाता है, भाई विदाउट किडनी चेक आपने 1 महीने दवाई ली है तो आप रिस्क कर रहे हैं किडनी के लिए। तो इन चीजों को अवॉइड करना चाहिए, नुकसान कर सकती हैं। और देखा गया है कि अगर एक और चीज है, किसी किसी को सांस की बीमारी होती है, तो उसमें एक डोज से भी सांस की तकलीफ उछल सकती है, बीपी थोड़ा बढ़ सकता है, तो हमें थोड़ा सा देखना है कि सेल्फ मेडिकेशन ना करें, अंडर एडवाइस करें, और डॉक्टर को मालूम होता है कि इस पेशेंट में कौन सी एनाल्जेसिक, कौन सी पेन किलर सेफ है, वो दी जाती है, और वो भी अंडर गाइडेंस दी जाती है या अंडर कवर दी जाती है, अंडर विजिलेंस दी जाती है, बेस में नुकसान ना हो पेशेंट को। पेन तो ठीक कर रहे हैं पर आप साथ साथ बाकी चीजों का नुकसान नहीं। बिल्कुल सर, और बहुत अच्छी तरह आपने समझाया कि किस तरह से लोग जो है अपनी बीमारियों में लापरवाही करते हैं और इस तरह से दवाइयां लेते हैं, जिससे ना सिर्फ उनका वो दर्द तो ठीक हो जाता है, लेकिन आगे वो बीमारी जो है अपने शरीर में कहीं ना कहीं बना लेते हैं। सर, अगर हम दर्द की बात करें तो आपने अक्सर हमने देखा है कि लोग जो है अभी जो सबसे ज्यादा जिस दर्द से परेशान है वो है पीठ का दर्द और गर्दन का दर्द, जो अक्सर देखा गया है कि यंग लोगों में ज्यादा है। अभी अगर छोटे छोटे बच्चे हैं जो कि स्कूल में हैं और उनके दर्द में, गले में दर्द है, पीछे बैक में दर्द है और पीठ में दर्द है, आखिर इसका कारण क्या है? देखिए, ऐसा है कि जब हम मनुष्य बने, मैं इसमें थोड़ा सा हिस्ट्री में जाऊंगा, इवोल्यूशन की बात है, हमारा इवोल्यूशन हजारों लाखों साल में हुआ, 4 पाए से हम 2 पाए बने। और मेरा ये कहना है और साइंस का ये कहना है कि अभी तक हमारी इवोल्यूशन परफेक्ट नहीं हुई है अभी 2 पाए में। उसके बीच में अचानक ये रिवोल्यूशन आ गया लास्ट 10, 20, 30 साल में, जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, ये टीवी कल्चर आ गया, और आप पैदल चलना छोड़ के, साइकिल छोड़ के जब आप कार में बैठना शुरू कर दिया, और आप मोस्ट ऑफ द डे टाइम में काउच एंड स्लाउच हो जाते हैं, सोफा में बैठ के देखते रहते हैं टीवी। इन चीजों के साथ साथ मैनुअल वर्क कम हो गया। जो पहले हमारे मैनुअल वर्क बहुत ज्यादा होते थे, काम बहुत करते थे, अब हमारा मैनुअल वर्क कम हो गया। उसकी वजह से बॉडी में चेंजेस ये आए हैं, जिसकी वजह से सारे मसल्स वीक हो गई हैं। पहले हमारी मसल सपोर्ट करती थी स्पाइन को, तो मसल्स वीक होने की वजह से स्पाइन के ऊपर लोडिंग ज्यादा हो गई है, जिसकी वजह से लोगों को बैक पेन और नेक पेन शुरू हो गया है। अब हमारा जो नेचर ने हमारा कर्व बनाया है वो एस शेप बनाया है, स्पाइन को एस शेप में बनाया है। अब इसमें क्या होता है, जब एस शेप को हम लगातार कंटिन्यूस बैठे रहते हैं और स्लाउच में, काउच में बैठते रहते हैं, सोफा में बैठते हैं, जैसे बच्चे लोग देखे हैं, टीवी देख रहे हैं, घंटों घंटों सोफा में बैठ जाते हैं, और उस वजह से क्या है कि जो हमारा कर्व है वो सी है, जो एस स्पाइन कर्व था वो सी बन गया। तो जैसे हमारा एस स्पाइन कर्व है, जैसे एस स्पाइन कर्व है, पीछे बैक बेंड है, और जैसे आगे दबता है सी बनता है, तो पीछे से डिस्क के बल्जेस शुरू हो जाते हैं। और जैसे डिस्क पीछे बल्ज करती हैं, क्योंकि वीक पॉइंट है यहाँ पे, नेचर अभी परफेक्ट नहीं कर पाया उसे, वीक पॉइंट है, तो यहाँ से डिस्क बर्स्ट हो जाती हैं, बाहर निकल जाती हैं, और वो ओवर पीरियड अगर क्रॉनिक है, अगर उसको टाइमली नहीं करेक्ट किया जाए तो डिस्क कोलैप्स भी हो जाती है। तो ये पेनफुल रीजन बन जाते हैं डिस्क के लिए, और ये एक एस्पेक्ट है। इस डिस्क के अलावा एक पेन और हो सकता है, डिस्क यहाँ छोटे छोटे जॉइंट्स हैं, हर 2 वर्टिब्रा के बीच में छोटे जॉइंट्स हैं। हमारे शरीर में से 52 जॉइंट्स हैं, उनके बीच में अगर ये लोड पड़ता रहता है तो ये जॉइंट खराब होने चलते हैं। जैसे नी में 2 जॉइंट ही हैं घुटने में, तो दर्द हो जाता है लोगों को, कितना कॉमन है नी पेन। ऐसे स्पाइन में इतने जॉइंट्स होने के बावजूद उसमें पेन बन सकता है, और ये पेन हम इसको फेसेट आर्थोपैथी बोलते हैं, फेसेट पेन बोलते हैं। तो फेसेट जॉइंट पेन होता है, और उसकी वजह से पीठ में, गर्दन में दर्द होता है। देखा गया है कि बैक पेन, जो कमर का दर्द है, उसमें 50% रीजन है कि उसमें फेसेट जॉइंट में आर्थराइटिस है, और 30-35% रीजन है कि फेसेट डिस्क में खराबी आ रही है, जो स्पाइन डिस्क में प्रॉब्लम आ रही है, इसकी वजह से डिजेनरेशन हो गया। और उसके अलावा कुछ और पॉइंट है, प्रॉब्लम है, एसआई जॉइंट की प्रॉब्लम आ गई, या मसल पेन हो गए। हालांकि शुरू में हम हमेशा मसल पेन को एक्सक्लूड कर लेते हैं, स्पाइन को लोडिंग, स्पाइन के ऊपर टारगेट करने से पहले। जो मस्कुलर पेन है उनको हम पहले ट्रीट करके देख लेते हैं, जो बच गया है, जो नहीं ठीक हो रहा, उसके लिए फर्दर इन्वेस्टिगेट करते हैं। तो ये ठीक नहीं हो रहा है, इसकी वजह है कि हमें हायर इन्वेस्टिगेशन करना पड़ेगा और ट्रीटमेंट के लिए सोचना पड़ेगा। तो उस चीज को दिमाग में रखते हुए, ये रीजन आपने जो पूछा, रीजन ये है।
लाइफस्टाइल चेंजेस हो गए, एक्सरसाइज कम हो गई है, और हमारे पोस्चर, जो सबसे इंपॉर्टेंट सिंगल पॉइंट जिससे हम कहते हैं फोकस में रखा जाए, वो है पोस्चर पोस्चर पोस्चर। अगर आपको पोस्चर करेक्शन है तो आपकी आधी प्रॉब्लम नहीं होगी। मोस्ट ऑफ द टाइम आप कहीं भी देखिए, आप कहीं बड़े रेस्टोरेंट में बैठ जाइए, कहीं भी चले जाइए, बड़ी जगह मेट्रो स्टेशन में चले जाइए, आप देखिए 50 लोग बैठे हैं, उसमें 30 लोग तो 40 लोग फोन पे बिजी हैं, उनका पोस्चर ठीक नहीं है, पोस्चर रॉन्ग हो गया, तो नेक पेन एक्सपेक्टेड है, आएगा ही आएगा, बिकॉज नेचर ने पोस्चर नहीं दिया, आपने आर्टिफिशियली पोस्चर क्रिएट किया। तो इसलिए हम ये कहते हैं कि आप जब भी कुछ ऐसा काम करें, कंप्यूटर स्क्रीन पे काम करें, मोबाइल पे काम करें, इसको आई के लेवल पे लेके आए, सिस्टम को नीचे नहीं रखें, क्योंकि गर्दन झुका के काम करेंगे तो हमारा हर 6 डिग्री बेंड होने पे नेक पे 5 पाउंड का वेट मसल्स पे पड़ जाता है, जिसकी वजह से नेक पेन शुरू हो जाती है। तो ये अपने जैसे बोला अभी एग्जाम गोइंग बच्चे हैं, तो उनको इतना बैक पेन या अपर बैक पेन क्यों हो जाता है? ऑब्वियसली बच्चे बेचारे 8-10 घंटे कॉम्पिटिटिव एज है, उनको रेस हॉर्स बना रखा है, तो नंबर गेम में चले गए, उसकी वजह से उनको नेक में लोडिंग हो रही है, उनका फोकस सिर्फ उस समय पढ़ाई के ऊपर है, उनको नेक का ध्यान नहीं रहता, और वो बाद में पेन लेके आते हैं। हमारे बहुत बच्चे आते हैं, इस वजह से कभी कभी इनको गिडीनेस भी होने लगता है, चक्कर भी आने लगते हैं नेक पेन की वजह से। ये चीजें कुछ नोन है, हमें कॉन्शियस होना पड़ेगा, एक्सरसाइज प्रॉपर रखनी पड़ेगी, पोस्चर ठीक रखना पड़ेगा, लाइफस्टाइल ठीक रखना पड़ेगा, काउच स्लाउच नहीं होना पड़ेगा, और उससे ऊपर कंटिन्यूअस एक जगह घंटों नहीं बैठना। कोई कंप्यूटर पे भी काम करें, कहीं भी काम करें, पढ़ाई कर रहे हैं, 1 घंटा बैठें, थोड़ा ब्रेक लें, रेस्ट लें, घूमें, फिर आके बैठें, तो एडवाइस होता है। ये रीजन है जिसको नॉर्मली लोग नेगलेक्ट करते हैं। और देखा गया है सर, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि लोग जो है एक ही जगह बैठे रहते हैं ऑफिस में या स्कूल में, लेकिन अक्सर जो है अब महिलाओं की ये शिकायत रहती है कि उनको कमर में दर्द है, जबकि महिलाएं जो हैं ना सिर्फ आजकल ऑफिस का काम करती हैं, हालांकि ऑफिस में बैठी रहती है, लेकिन कई सारी अगर देखा गया है तो घरेलू महिलाएं हैं जो कि कमर दर्द से काफ़ी परेशान है, और डिस्क की प्रॉब्लम जो है उनमें ज़्यादा बढ़ी है। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि वो तो इतना काम भी करती हैं, कहीं ना कहीं घर का काम करती हैं, बच्चों को संभालती हैं, स्कूल ले जाना, बाकी सारे काम, तो वो क्यों इस कमर दर्द से परेशान है? देखिए, लेडीज के लिए थोड़ा सा डिफरेंट है। वो एक तो वो डबल ड्यूटी कर रही हैं, घर का सारा काम कर रही हैं और फिर बाहर का काम भी कर रही हैं, और जैसे बोला बच्चों का काम भी एक्स्ट्रा कर रही हैं। तो इतना सब काम होने के बाद भी उनको बैक पेन हो रही है। उसकी रीजन है बिकॉज वो अपनी बैक की केयर नहीं कर पा रही, कॉन्शियस एफर्ट नहीं कर पा रही, एक्सरसाइज जैसे होनी चाहिए स्पाइन की वो नहीं कर पा रही हैं। और उससे बड़ी बात है कि जब वो काम कर रहे हैं तो पोस्चर कंट्रोल है। जैसे एग्जांपल दूंगा, जैसे कुछ लोग जैसे बैठ के कपड़े धो रहे हैं, तो आगे झुके कपड़े धो रहे हैं, प्रेशराइज हो रहे हैं, सामने वॉशिंग मशीन लगाई अलग बात है, मैनुअली कर रहे हैं, तो जितना उनको फ्लोर वर्क है, मैनुअल वर्क है, उसकी वजह से उनके ऊपर लोडिंग स्पाइन पे ज्यादा हो जाती है। और बीइंग मसल थोड़ा सा उनका पुअर रहता है, मसल मास पुअर रहता है लेडीज का, तो वो स्पाइन को सपोर्ट नहीं हो पाता। और सबसे इंपॉर्टेंट, इससे भी इंपॉर्टेंट बात है कि उनको पेन तो हो रहा है और उसको नेग्लेक्ट करती रहती है, उसको पोस्टपोन करती रहती है ट्रीटमेंट को, उसको झेलती रहती है, जिसकी वजह से वो बढ़ता चला जाता है। इसलिए दे लैंड इनटू हायर डिजीज मोड, उनको ज्यादा बीमारी मिल जाती है, ज्यादा कॉमन प्रॉब्लम हो जाती है और सीवियर प्रॉब्लम हो जाती है। क्योंकि लाइट को तो वो झेल जाती हैं, उसमें शिकायत नहीं करती हैं। हमारी लेडीज की थोड़ी प्रॉब्लम है, शिकायत कम करती हैं और जल्दी अर्ली ट्रीटमेंट नहीं लेती हैं, और अपने को लास्ट प्रायोरिटी में रखती हैं। किसी और को, बच्चों को, हस्बैंड को पहले प्रायोरिटी में रखेंगी, अपने को लास्ट प्रायोरिटी में रखती हैं। ऐसी बीमारी उनके पास बढ़ के आती है। तो लेडीज के साथ थोड़ी सी प्रॉब्लम है। एक और चीज है लेडीज का, एक और सैक्रोलिक जॉइंट है, वो आर्थराइटिस लेडीज के साथ ज्यादा कॉमन है, क्योंकि वो उसमें वो मोबिलिटी लेडीज में, उसमें मोबिलिटी ज्यादा होती है, बिकॉज प्रेगनेंसी के लिए उसमें स्पेस देने के लिए, अकोमोडेट करने के लिए बेबी को वो लैक्स होता है, तो वो लैक्सिटी उनको ज्यादा पेन दे सकती है। सैक्रोलाइटिस पेन उनमें ज्यादा कॉमन है। तो कुछ रीजन है कि लेडीज में बैक पेन ये चीजें ज्यादा क्यों हैं। और फिर उसके बाद थोड़ी सी जो एक आजकल आ गया ये व्हाट्सएप है, तो जो लोग फ्री होते हैं, जैसे लेडीज फ्री होती है व्हाट्सएप पे बिजी हो जाती है। एक तो स्पाइन की केयर यूं नहीं हो रही, ऊपर व्हाट्सएप वाला मेनास और शुरू हो गया, वो बैठ गई और मोबाइल पे बैठ के शुरू हो गई। और वही बात है, सबसे बड़ा जहाँ फ्लॉ है, सबसे इम्पोर्टेंट फ्लॉ है कि वो कॉन्शियस नहीं है पोस्चर को लेके, मतलब इवन जनरल पब्लिक कॉन्शियस नहीं है। तो गुड, आपने प्रोग्राम रखा और आप कॉन्शियस होने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप कॉन्शियस हो जाएंगे, तो इस चीज को अवॉइड कर पाएंगे, इस चीज की प्रॉब्लम कम हो जाएगी। जी बिल्कुल। और अगर यहाँ पे हम डिस्क की बात करते हैं सर, क्योंकि एक मेन जो कारण है दर्द का आजकल देखा गया है, जिसे भी देखो बात करो तो वो डिस्क की प्रॉब्लम बताता है। तो आखिर ये डिस्क की प्रॉब्लम होती क्यों है? जैसे कि थोड़ी देर पहले मैं आपसे बात कर रहा था पूजा, कि डिस्क, क्योंकि अगर आप लोडिंग प्रॉपर नहीं कर पा रहे हैं, स्पाइन नेचर ने हमें क्या दिया, डिस्क हमें एक कुशन दिया है, ये हमें कुशन है। तो कुशन है कि हम जंप है, खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, वेट उठा रहे, लोडिंग कर रहे हैं, तो कुशन की तरह काम करता रहता है। स्प्रिंग की एक्शन है इसमें स्पाइन में। अब क्या होता है कि अगर ये कंटिन्यूअस लोडिंग होती रहेगी और उसको हम गैप नहीं देंगे, जैसे देखा गया है
कि आप सारा दिन काम कर रहे हैं, आप रात को रेस्ट ले लिया आपने, स्पाइन आपकी 1 इंच हाइट बढ़ जाती है, सुबह आप उठते हैं तो आपकी 1 इंच हाइट बढ़ जाती है, रात सो से होते हैं बिकॉज डिस्क प्रेस होती रहती है कंटिन्यूस लोडिंग से, तो हाइट कम हो जाती है। पर यही अगर आप लॉन्ग टर्म, लॉन्ग ईयर्स, लॉन्ग स्टैंडिंग या लॉन्ग सिटिंग एंड रॉन्ग सिटिंग में रहें तो वो क्या होता है, डिस्क पे लोडिंग पड़ पड़ के डिस्क डिजेनरेट हो जाती है। देखिए बॉडी में डिजेनरेशन हर किसी को होगा, एज वाइज होगा, पर एज से पहले वो डिजेनरेशन हो जाता है जिसकी वजह से ये खराबियां शुरू हो जाती हैं। और कुछ की टेंडेंसी ज्यादा होती है कि उनको जैसे एक और चीज देखी गई लेटली कि लोग जिम कल्चर में आ गए हैं। बिल्कुल भाई आप नॉर्मल आप एक्सरसाइज वेट कर रहे हैं, अचानक आपको एक दिन आया कि जी मैं भी सलमान खान बनना चाहता हूँ, आप जिम में पहुंच गए और आपने विदाउट कवर, विदाउट गाइडेंस आपने हैवी वेट उठा लिया। तो टिपिकली ऐसे बहुत बच्चे देखे गए हैं, अचानक जोश में आते हैं, हैवी वेट उठा लेते हैं और उसके बाद उनको पोस्चर का कंट्रोल नहीं मालूम है और वो डिस्क में लोड पड़ता है, डिस्क बर्स्ट हो जाती है। बहुत कॉमन देखा गया है कि हमारे पास ऐसे आते हैं कि इसमें डिस्क बर्स्ट ही हो जाती है उनकी, और ये एक वजह है कि वो एक बार बर्स्ट हो गई, डिस्क वीक हो गई, एक बार बन गया तो वीक पॉइंट वहां बन गया, फिर बार बार उसी पे लोडिंग आती रहती है। तो जो रूटीन एक्सरसाइज उनको करनी थी वो उससे भी रह जाते हैं। तो हमेशा एडवाइस ये रहती है हमको, हम सबको ये बोलते हैं कि आप उतनी एक्सरसाइज करें जितनी बॉडी अकोमोडेट कर पाए, इजीली ले पाए, और उसको बढ़ाते चले जाइए, अपना एक्सरसाइज का टॉलरेंस को बढ़ाते चले जाइए स्लोली, तो ताकि ये जो डिस्क बर्स्ट वाले प्रॉब्लम नहीं आए। जी बिल्कुल। और सर अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपने जैसे समझाया बहुत अच्छी तरीके से कि लोग जो है, कई बार देखा गया आजकल बच्चे जो है जिम चले जाते हैं बिना ट्रेनर के, वो एक्सरसाइज करते हैं जिसकी वजह से उन्हें डिस्क की प्रॉब्लम हो जाती है। लेकिन अक्सर देखा गया है कि लोग जो है इसको मोच कहते हैं कि मोच हो गया, या किसी पहलवान के पास चले जाते हैं, घर में कोई होता है आसपास तो वहाँ पे चले जाके अपनी जो है वो इलाज कराने की कोशिश करते हैं इस तरह से। तो क्या ये सही है? एक सवाल ये भी है। और अगर किसी को स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम है तो वो उसका पता कैसे लगाया जाए, कैसे पता लगा जाए? हम बोले तो उसके सिम्टम्स क्या होते हैं कि हमें पता चल जाए कि स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम है? गुड पॉइंट। सबसे पहले आपने बोला कि लोगों को होता है और वो लोकल मोच समझ के जाते हैं, जो कि कुछ हद तक सही भी। जैसे लोग आप क्रिकेट खेल रहे हैं और उनको गिर गए, कैच पकड़ा और गिर गए, उनको मोच आ गई, तो दिस इज नॉन अनयूजुअल नहीं। जैसे सडन वेट लिफ्टिंग है, सबसे पहले वेट लिफ्टिंग टेक्निक में इंपॉर्टेंट है कि आपको हैवी वेट लिफ्ट करना है। आप नीचे बैठिए, हाथ में वेट लीजिए और सीधा उठिए, तो नी में और थाइज में वेट आना चाहिए। अब आगे झुक के वेट उठाएंगे तो आप डिस्क के ऊपर सडन लोडिंग कर रहे हैं। हमारा ये देखा गया है कि अगर हम बैठे हुए हैं तो हमारी जो डिस्क पे लोडिंग है वो 140 है, अगर हम खड़े हैं तो हमारी डिस्क पे लोडिंग 100 है। तो जैसे हम बैठते हैं लोडिंग हमारी यूं भी डिस्क पे बढ़ जाती है, और बैठ के अगर हम झुकते हैं तो वो 180 चले जाती है, और झुक के अगर हमने वेट उठा लिया तो 280 के आसपास उसकी लोडिंग हो जाती है। एक रिलेटिव रेशियो बता रहे हैं, तो इतना लोडिंग होने 3 टाइम लोडिंग होती है देन स्टैंडिंग, तो डिस्क में वीक पॉइंट होता है, वो बर्स्ट हो जाता है बैक साइड में। तो वो हमें वो नहीं होने देना, कोशिश करना है कि हम जो भी वेट लिफ्टिंग की टेक्निक सही करें। दूसरा है जब डिस्क पेन मोच होता है, मस्कुलर पेन इज नोन, जैसे फेसेट जॉइंट पेन है वो भी नोन है, तो वो नॉर्मली आप 1 हफ्ते का ट्रीटमेंट लें, सिकाई करें, लाइफस्टाइल चेंजेस करें, प्रिकॉशन लें, कुछ कभी कभी ओनली रेस्ट करें तो ठीक हो जाता है। लॉन्ग रेस्ट हमेशा खराब करता है, थोड़ा 1 or 2 days 3 days रेस्ट मैक्सिमम, उसमें आराम मिल जाता है विद सम अमाउंट ऑफ मेडिकेशन अंडर डॉक्टर्स कवर। अगर उसके बाद वो ठीक नहीं हो रहा, ठीक है, मालिश ही कुछ लोग चाहते हैं, करना चाहते हैं, अगर वहां तक फिजियोथेरेपी तक सिखाई तक ठीक है, पर अगर वो रॉन्ग एक्सरसाइज पे चले गए तो नुकसान कर सकता है। हमें रॉन्ग एक्सरसाइज में नुकसान होने से बचाना उनको, इसके लिए हम ये कहते हैं कि एक फिजियोथेरेपी से एडवाइस ले लीजिए, नथिंग रॉन्ग, फिजियोथेरेपिस्ट आर देयर, फिजियाट्रिस्ट है, फिजियोथेरेपिस्ट वो हेल्प करते हैं। बट फिर भी देखा गया अगर वो नहीं ठीक हो रहा किसी वजह से और लॉन्ग टर्म में जा रहा है, इट इज एडवाइजेबल कि आप एक स्पेशलिस्ट, पेन स्पेशलिस्ट या स्पाइन स्पेशलिस्ट की ओपिनियन लें, इन्वेस्टिगेट कराएं, और इससे पहले कि वो बहुत खराब हो जाए, बैड टू वर्स हो जाए, हम उसको रिवर्स करने की कोशिश करें, तो हम उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं। ये हमारी इंटेंट रहती है। आप डिस्क की सिम्टम आपने बोला क्या है, सबसे पहला सिम्टम आपने खुद ही बोला बैक पेन। अगर डिस्क बल्ज हो रही है तो बैक पेन होता है, नेचर का डिफेंस मैकेनिज्म है। वो डिफेंस मैकेनिज्म कैसे है कि बैक पेन हुई, आप रेस्ट पे चले गए, करेक्शन हो गई, तो देखा है डिस्क की जो बर्स्ट है वो 4 लेवल्स में होती है। फर्स्ट, सेकंड लेवल, थर्ड लेवल की बर्स्ट जो डिस्क है वो बाहर नहीं आती है, एमआरआई में भी नहीं दिखती, वो रेस्ट करने से करेक्ट हो जाती है। पर उसके बावजूद आप उसको लोडिंग करेंगे या सडन हैवी एक्सीडेंट को लोडिंग कर लिया, एक्सीडेंट हो गया, तो डिस्क सडनली 4th या 5th स्टेज में बर्स्ट कर जाती है। उसमें फिर हमें एक्चुअली हायर ट्रीटमेंट करना पड़ता है, इंटरवेंशन भी करने पड़ते हैं, रेस्ट करके ट्रैक्शन भी देना पड़ता है, और कई बार हम उसमें इंजेक्शन भी लगाते हैं स्पाइन में, जिससे रिलीफ आता है। यस, ये उतनी सच्ची बात है कि जितनी भी स्पाइन की प्रॉब्लम है, डिस्क की प्रॉब्लम है, सिर्फ 1 या 2% पेशेंट में
हमें सर्जरी की जरूरत पड़ती है। जी। मोस्टली वो सब लोग ठीक हो जाते हैं विद मेडिसिन, लाइफस्टाइल चेंजेस, एक्सरसाइज, फिजियोथेरेपी एंड सम टाइम विद इंजेक्शन। रेयर इज अ सिचुएशन जहां हमें ओपन सर्जरी की जरूरत पड़ती है। ये अब आजकल बहुत कम हो गया है कि ओपन सर्जरी के लिए रिक्वायरमेंट कम हो गई है। जैसे हमने देखा कि हार्ट पेशेंट है, पहले सर्जरी हुआ करती थी, फिर एंजियोप्लास्टी आ गई, तो अब पेशेंट को हार्ट अटैक हुआ तो डेथ की जरूरत नहीं है कि हम सर्जरी नहीं अवॉइड कर रहे हैं और डेथ हो गई। तो अब एक एंजियोप्लास्टी की बीच में स्टेज आ गई, स्टेंटिंग की स्टेज आ गई। सेम स्पाइन में पहले लोग डर डर के स्पाइन की सर्जरी नहीं कराते थे, सर्जरी फोबिया बहुत था स्पाइन का। अब वो चीज नहीं रही है। अब उसको क्या करते हैं कि हम जैसे भी उसको इंजेक्शन ट्रीटमेंट में ले लेते हैं या इंटरवेंशन में ले लेते हैं। अगर पेशेंट की सर्जरी रिक्वायर्ड नहीं है, ये नहीं जिसको रिक्वायर्ड है उसको सीधा सर्जरी के लिए भेजते हैं, पर रिक्वायर्ड नहीं है तो ऐसा देखा गया है कि जो 80% पेशेंट ठीक हो गए, जो 20% ठीक नहीं हुए उसमें और 80% ऑफ देम, मतलब आप समझिए 17-18% पेशेंट, उनको हम इंजेक्शन ट्रीटमेंट से ठीक कर सकते हैं। 1-2% पेशेंट बचेंगे जिसके लिए हमें एक्चुअल ओपन सर्जरी की जरूरत पड़ेगी। They really deserve surgery, तो सर अगर हम बात करें तो जिस तरह से अभी हम स्लिप डिस्क की बात कर रहे हैं, तो सियाटिका और स्लिप डिस्क में क्या डिफरेंस होता है? गुड पॉइंट। देखिए ये एक कॉज एंड इफेक्ट है। जो सियाटिका है वो 5 नर्व्स हैं, जैसे हमारी स्पाइन की 5 नर्व होती हैं, उनको मिला के एक सियाटिक नर्व बनती है। और वो जो नर्व जहाँ कहीं भी किसी लेवल पे प्रेस हो जाए तो वो नर्व सियाटिक नर्व की डिस्ट्रीब्यूशन में पेन चला जाता है। बिकॉज 5 नर्व से बन के एक नर्व बन गई और उसके पेन नीचे डिस्ट्रीब्यूशन चला जाता है, उसको सियाटिका पेन बोलते हैं, बिकॉज सियाटिक नर्व की डिस्ट्रीब्यूशन में पेन है। अब वो जो स्लिप डिस्क है वो कॉज है, वो शुरू में स्टार्ट स्लिप डिस्क से हुआ। अब जैसे देखिए ये स्लिप डिस्क है यहाँ पे, और ये यहाँ बाहर चलेगी, जैसे बल्ज करके नर्व को टच किया इसने, जैसे नर्व को टच किया तो पेन लेग में चला गया। और जैसे सर्वाइकल में देखा गया, अगर सर्वाइकल की डिस्क बल्ज हुई तो दर्द हुआ और हाथ में दर्द चला गया। कई बार लेफ्ट में होता है, उसको हार्ट भी समझ लेते हैं कि हार्ट प्रॉब्लम तो नहीं है, पर ऐसा सर्वाइकल में भी हो सकता है कि उसको ब्रेकियाल्जिया बोलते हैं, सर्वाइकल रूट पेन बोलते हैं। ऐसे लंबर रूट पेन है जो सियाटिक नर्व है वो स्लिप डिस्क की वजह से होती है। तो हमारा कॉज वो स्लिप डिस्क है, नर्व प्रेस होने से। अब इसका एग्जांपल बड़ा सिंपल है कि अगर आप कहीं बैठे हैं और आपका अचानक कोनी टच हो जाए कहीं शार्प, तो हाथ में करंट आ जाता है छोटी नींद में, तो एक तरह से नर्व की स्टिमुलस है। सेम हैपेंस स्पाइन के अंदर ऐसा होता है, जिसकी वजह से वो हाथों या पैरों में दर्द चला जाता है, तो उसको सियाटिक पेन बोलते हैं। पर स्लिप डिस्क की वजह से सियाटिक पेन होता है, और वो एक सिम्टम है सियाटिक, स्लिप डिस्क का सिम्टम सियाटिक है, बैक पेन के अलावा। स्टार्ट में जब स्लिप डिस्क होती है तो बैक पेन होता है। हमारा बड़ा टिपिकली देखा गया है कि बैक पेन लॉन्ग टर्म चलता है। पेशेंट हिस्ट्री देते हैं कि ये बड़ी देर से बैक पेन चल रहा था, आज सुबह ब्रश कर रहे थे, अचानक वो लेग में पेन आ गया और उसके बाद लेग चलने में दिक्कत हो रही है। टिपिकल हिस्ट्री है कि जैसे डिस्क बर्स्ट हुई तो वो बैक पेन से कन्वर्ट होके लेग पेन में आ गया, क्योंकि सियाटिक नर्व प्रेस हो गई। वो टिपिकल हिस्ट्री होती है। और जैसे ही पेशेंट बोलता है हमें पैरों में झंझनाहट आ रही है, पैरों में करंट्स आ रहा है, या पैर चलने में दिक्कत हो रही है, दुखन हो रही है, तो हम समझ जाते हैं कि ये सियाटिक पेन हो गया, बिकॉज़ स्लिप डिस्क बर्स्ट होके नर्व के ऊपर आ गई। जी सर, तो जिस तरह से अभी आप बता रहे थे, तो अगर देखा जाए तो आपने झंझनाहट की बात करी, और अक्सर देखा गया है कि लोगों के हाथों और पैरों में झंझनाहट होती है, तो इसका स्पाइन से क्या कोई कनेक्शन है या कुछ, मतलब इनका कुछ रिलेशन है? टिपिकली यही मैंने आपसे एक्सप्लेन किया, वही वाली बात है। इंसिडेंटली जस्ट एक्सप्लेन यू कि वो जो हाथों पैरों में झंझनाहट हो रही है उसकी अदरवाइज भी वजह हो सकती है। न्यूरोपैथिक पेन है जैसे, उससे भी हो सकता है, डायबिटिक न्यूरोपैथी और भी है, हार्पेटिक न्यूरोएल्जिया है, उनसे भी हो सकता है। पर जो इस समय हम बात कर रहे हैं स्पाइन रिलेशन में, तो स्पाइन में जब भी नर्व कंप्रेस होगी या कॉम्प्रोमाइज होगी तो वो हाथों या पैरों में करंट जाएगा, डिपेंडिंग ऑन डिस्ट्रीब्यूशन। हमारी बॉडी एक डर्मेटोम्स की तरह है, जैसे स्विचेस एंड बल्ब्स हैं, तो किस स्विच का किस बल्ब से या किस फैन से कनेक्शन है, हमारी बॉडी डर्मेटोम में एरिया डिस्ट्रीब्यूशन किया हुआ उसको, जैसे आप स्टेट डिस्ट्रीब्यूशन इंडिया में, तो नर्व डिस्ट्रीब्यूशन पूरी बॉडी में नर्व डिस्ट्रीब्यूशन है। तो जो नर्व इरिटेट होगी उसके डिस्ट्रीब्यूशन में पेन या सेंसेशन आएगी। वो हाथों के 5 या 6 नर्व रहती हैं, C5 से लेके T1 तक, ऐसे ही लंबर में रहती हैं कि L2 से लेके S4 तक लंबर नर्व चलती हैं, और प्लेक्सिस होता है, और उनकी पेन पैरों में चली जाती है। तो जो चीज को इरिटेट करेंगे उसकी डिस्ट्रीब्यूशन में आपको या तो टिंगलिंग आएगी, या बर्निंग आएगी, या डिस्सीजिया होगा, या दुखन सी होगी, ये सब सेंसेशंस हैं। ये शुरू में पेन होता है, पर अगर इसको टाइमली ट्रीट ना किया जाए तो वो नर्व को वीक होते होते वो उसका नमनेस चली जाती है, जैसे उसका पेन खत्म हो जाता है। नमनेस इज अ वर्स्ट साइन देन पेन। पेन में क्या है, जैसे किसी के ऊपर कोई चीज गिरी, कोई पड़पड़ा रहा है, थोड़ी देर बाद उसका जैसे समझ लीजिए कोई डेड हो गया कोई चीज, तो फड़फड़ाना बंद हो गया, तो पेन इज अ साइन ऑफ कि नर्व इरिटेट हो रही है, शी इज क्राइंग। अब क्राई बंद हो गई तो नमनेस हो गया उसका, दैट मींस इज हायर वर्जन ऑफ दी। लोग पे खुश होते हैं हमारा पेन खत्म हो गया, ये नहीं मालूम इट इज गेटिंग वर्स।
नमनेस शुरू हो गया, पेन जो नमनेस आई, अगर ये और चलता रहेगा तो वो मसल्स वीक होने शुरू हो जाएंगी और लास्ट में जाके पैर या हाथ पतले हो जाते हैं। जी बिल्कुल। और वो दैट्स द लेटेस्ट स्टेज ऑल्सो। बिल्कुल। और सर जिस तरह से आपने बताया कि हाथ और पैर पतले हो जाते हैं, तो क्या इससे पैरालिसिस का भी खतरा होता है? यस, नॉट टेकन इन गुड केयर। अब जैसे हम लोग कहा गया कि पैरालिसिस इज वन ऑफ द रीजन कि पेशेंट को सर्जरी के लिए जाना चाहिए। जैसे भी अगर पैरालिसिस, जैसे एक्यूट डिस्क हो गया, जैसे मतलब अचानक वेट उठाया, जैसे आप कोई कार किसी गड्ढे में फंस गया, आपने कार उठाई या वेट उठा लिया या एसी को उठा लिया, हैवी वेट उठा लिया बॉडी में, या फ्रेंड्स लोग आपस में खेल रहे हैं, दूसरे को उठा लेते हैं कई बार, और अचानक से वो प्रॉब्लम आ गई, तो वो टिपिकली आपका पैरालिसिस स्टार्ट हो गया। उसमें हमें बहुत डिलेड ट्रीटमेंट नहीं करना चाहिए, हमें हायर इंटरवेंशन पे जाना चाहिए, सीधा हायर ट्रीटमेंट सोचना चाहिए, बिकॉज उसमें अगर डिले कर देंगे ज्यादा तो परमानेंट पैरालिसिस भी होती है लोगों को। तो हमें ये नहीं होना, हमारा अटेम्प्ट हमेशा ही होता है कि हम कम ट्रीटमेंट में मैक्सिमम बेनिफिट लें, पर ये नहीं हो कम ट्रीटमेंट में पेशेंट को नुकसान हो जाए, वो हमें नहीं होने देना। तो हमें कोशिश कर रहे हैं कि पेशेंट को पैरालिसिस होने से बचाएं, और वो हमें इमीडिएटली हम एक एमआरआई कराते हैं, नहीं तो नॉर्मली हम डिले करते हैं एमआरआई को, पर यहाँ हम एकदम से एमआरआई कराते हैं देखने के लिए भी हाँ उसको डिस्क में बर्स्ट होके कॉर्ड प्रेस तो नहीं हो गई या नर्व प्रेस तो नहीं होगी, अगर है तो उसको हायर ट्रीटमेंट लिया जाए, क्योंकि उसको डिकम्प्रेस करना बहुत जरूरी है। अगर ये देखा गया कि 8 घंटे से ज्यादा, जैसे हार्ट में होता है डिले ट्रीटमेंट मींस प्रॉब्लम, ऐसे ही सीवीए में, ब्रेन स्ट्रोक में डिले ट्रीटमेंट मींस हायर प्रॉब्लम, सेम वे स्पाइन स्ट्रोक में भी डिले ट्रीटमेंट मींस परमानेंट पैरालिसिस भी हो सकता है। हमें वो नहीं होने देना परमानेंट पैरालिसिस, हम उसको टाइमली कंट्रोल करके ठीक करें। जब हायर प्रॉब्लम हो, जब अपने को पैरालिसिस का खतरा अगर सेट इन हो ही गया है तो हमें उसमें हायर ट्रीटमेंट में ले जाना पड़ता है। हालांकि आजकल वो चीजें दूरबीन से भी ठीक हो जाती हैं, ओपन सर्जरी की जरूरत बहुत बार नहीं पड़ती है। जी बिल्कुल सर। एक आखिरी क्वेश्चन ये भी, क्योंकि अगर इस वक्त जो है, हालांकि अभी हम कोविड से उभर गए हैं, लेकिन कोविड जब बढ़ा है उसके बाद से देखा गया है कि बैक पेन का जो दर्द है, जो बैक पेन है, वो लोगों में ज़्यादा बढ़ गया है। तो आखिर क्या इसका कुछ कोविड से यहाँ पर कुछ रिलेशन है, कोई लेना देना है? देखिए, दो चीजें हैं। एक तो कोविड की वजह से ये देखा गया है कि कोविड में पोस्ट कोविड सिंड्रोम, जैसे लॉन्ग कोविड है, पोस्ट कोविड सिंड्रोम है, जिसकी वजह से लोगों को मस्कुलर पेन वगैरह सब हो रहे हैं, और ये नोन है, इसे नोन एंटिटी। लॉन्ग कोविड इज ऑलरेडी अ बिग चैप्टर नाउ, बिकॉज जिसने लाखों करोड़ों लोगों को कोविड हुआ, वो लोग जब कोविड से ठीक हो गए तो उनको बाकी प्रॉब्लम शुरू हो गई, जो एमएस के मस्कुलोस्केलेटल पेन शुरू हो गए, तो लॉन्ग कोविड सिंड्रोम है ये। इसके अलावा जो एक और चीज है इंपॉर्टेंट, जो कोविड में लोगों को बैक पेन हुआ, नेक पेन हुआ, वो सब लॉन्ग कोविड बिकॉज ऑफ कोविड नहीं है। बिकॉज हुआ क्या, कोविड में आपको ऑफिस जाना बंद कर दिया, तो आपको रोड की जो ट्रेवल की प्रॉब्लम थी, जैसे नॉर्मली बैक पेन में क्या होता है, आपको लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल किया, दिल्ली से गुड़गांव गए, वहां आप फुल डे ऑफिस में कंप्यूटर पे जॉब किया, और या बीपीओज में काम किया, तो ऑब्वियसली आपको बैक पेन, नेक पेन की चांसेस बढ़ गए, बिकॉज ये अगेंस्ट नेचर आ गया आपके, और स्पाइन के लिए प्रिकर्सर से हैं पेन के लिए। पर ये देखा गया है कि जब ये जो आपको डिस्टेंस ट्रैवल तो नहीं कर रहे हैं, पर उन्होंने वर्क फ्रॉम होम दे दिया आपको, और वर्क फ्रॉम होम में जो सबसे बड़ी जहाँ गलती हुई, जहाँ फेलेसी हुई, लोग जो कंप्यूटर टेबल पे बैठ के काम कर रहे थे एस चेयर में या पोस्टर में मेंटेन कर काम कर रहे थे, वो खत्म हो गया। लोग घर में किसी भी पोस्टर में बैठे हुए हैं, शॉर्ट्स में बैठे हैं, टी शर्ट में बैठे हैं, और अपना सोफा में लेट के काम कर रहे हैं, आधा 2 तकिए लगा के काम कर रहे हैं। तो जो काउच एंड स्लाउच का जो कल्चर था, जो सिर्फ टीवी के लिए यूज करते 1-2 घंटे के लिए, वो आप घंटों आप उस पर बैठे काम करते, बिकॉज आपको ऑफिस आवर्स देने पड़ेंगे 6-8-10 घंटे, और बल्कि ज्यादा भी देने पड़े। जो वर्क फ्रॉम होम में लोगों को 12-12 घंटे भी देने पड़े, वीकेंड भी देना पड़ा लोगों को, ब्रेक नहीं मिला, तो उसकी वजह से स्पाइन की पोस्चर बहुत खराब हो गई और लोगों को फ्लॉ आ गया। दूसरी एक और जो इसमें प्रॉब्लम आई कि लोग एक्सरसाइज नहीं कर पाए, जिम नहीं कर पाए, जिम बंद हो गए, सब जिम बंद हो गए, पार्क में नहीं गए, पब्लिक प्लेस में नहीं गए, बिकॉज आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, जिम कर रहे हैं, तो आपको ये काउंटर है कि आपकी स्पाइन प्रॉब्लम हो रही है, इसको ठीक करने के लिए ये करेक्टिव मेजर्स हैं। तो करेक्टिव सारे मेजर खत्म हो गए, और जो ऑड वाली चीज थी, वो आपकी पोस्चर, जो रॉन्ग पोस्चर था फॉर लॉन्ग आवर्स, वो स्टार्ट हो गया। इसकी वजह से लोगों को पोस्ट कोविड में बहुत लोगों को बैक पेन, नेक पेन स्टार्ट हो गया, और ऑब्वियसली लैक ऑफ एक्सरसाइज एंड रॉन्ग पोस्चर, दोनों चीजें रही इसमें, जिसकी वजह से लोगों को प्रॉब्लम हुई। और हमें अभी भी उनको कोशिश करते हैं, हम आप ट्रेन करते हैं, एजुकेट करते हैं, भाई पोस्चर ठीक रखें, कंट्रोल रखें, लॉन्ग आवर्स नहीं करें, आप घर पे यू कैन टेक ए ब्रेक करके देना बिल्कुल। और इसीलिए सर आपने बहुत अच्छी तरह समझाया कि किस तरह से लोगों को अपने लाइफस्टाइल में भी बदलाव लाना चाहिए, और अगर दर्द हो रहा है तो उन्हें डॉक्टर की सलाह जरूर लेनी चाहिए। और ऐसे में सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े और आपने हमें इतना कुछ बताया। थैंक यू सो मच। एंड अवेयरनेस रखें, अगर आप कॉन्शियस रहेंगे तो आपकी प्रॉब्लम होगी ही नहीं, होगी तो डॉक्टर हैं जो आपको ट्रीट करेंगे, डोंट वरी, ठीक हो जाएंगे। ओके, बाय। वन लाइफ टू लिव, लिव इट फुल। बिल्कुल।
तो ये हमारे साथ डॉक्टर नीरज जैन थे, जिन्होंने हमें काफ़ी अच्छी तरह दर्द के बारे में बताया और किस तरह से हमें दर्द से निकलना चाहिए इसके बारे में बताया। आगे हम फिर किसी डॉक्टर की सलाह लेंगे और आप तक डॉक्टर की सलाह पहुंचाएंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए आदिनाथ टीवी चैनल। जय जिनेंद्र।